प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल पर मैं आपको लगातार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का कोर्स जो है वो आप तक सेंड कर रहा हूँ। मैंने मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट देने का प्रयास किया है। और क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम थोड़ा सा बाद में है और उसके पहले जो ज़रूरी एग्ज़ाम है वो है रीट 2022 और रीट का जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो 23 और 24 जुलाई का जो डेट हमारे पास में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक बार रीट के जो अभी तक के जो पेपर्स है, देखिए कंटेंट आप सबने पढ़ रखा है, कंटेंट के अंदर कोई विशेष बात नहीं है। और अब कंटेंट से क्वेश्चन कैसे आता है और उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल कम से कम टाइम में सही कैसे करें, ये हमें देखना होगा। तो कंटेंट को नहीं लेकर के मैं डायरेक्ट पहले आपके जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है उस पेपर्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और उसके अंदर मैथ्स का है, साइंस का है, SST, हिंदी और पेडागोजी वाला जो पार्ट है मैं उसको ले रहा हूँ। और उसके यानी इस कंटेंट से जुड़े जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करना और उसके बाद में उससे जुड़े और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और उससे संबंधित कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। तो आप आज इसके अंदर लीजिए, ये हमारे पास जो पेपर है ये आपके जो 2021 वाला जो जस्ट पीछे वाला जो रीट का पेपर है वो पेपर है। और इसके अंदर से मैंने जो मैथ्स का पोर्शन है सबसे पहले ये जो 4th A वाला जो खंड है गणित और विज्ञान वाला, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 91 वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में साफ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं, साफ नहीं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तो कितने सेवकों की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो कंटेंट है आपके किससे बना हुआ है। सबसे पहली बात तो ये जो टॉपिक है वो आपके बना है यानी समय, काम, मजदूरी, अनुपात, समानुपात। ये एक लगभग मिलता जुलता पार्ट है। और इसके अंदर जो ये 91 वाला क्वेश्चन बना है वो इससे बना है। अब इसके अंदर क्या क्या खास पार्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, समानुपात, व्युत्क्रमानुपात और वित्तानुपात, ये 3 अनुपात खासतौर से इसके अंदर काम आते हैं। अब आपको बता दूं कि अगर इसमें आता है कि ABCD अगर समानुपाती है, समानुपात में अगर है, तो उस केस में इसको जो लिखने का तरीका होगा ये होगा C और D। और इससे जो फॉर्मूला बनता है वो आपको पता है वैसे तो कि A × D है ना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये फॉर्मूला इसके अंदर बनता है। फिर व्युत्क्रमानुपात के अंदर इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी सेम यही है, A अनुपात B समानुपात। मतलब अगर ये कह रहा है कि ABCD जो है अगर व्युत्क्रमानुपात है, इन्वर्स में है, ठीक है, तो ABCD जो ये है इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे A अनुपात B और C अनुपात D, तो यहाँ हम हमेशा ध्यान रखना रिवर्स चलते हैं, ये ऐसे है। मतलब कैसे लिखा जाएगा, A अनुपात B समानुपात D अनुपात C। तो उस केस में आपके फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, AC = BD बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। और वित्तानुपात में जो होता है कि अगर ABC आपके वित्तता अनुपात में है तो इसको लिखने का तरीका होता है A अनुपात B समानुपात। जब भी वित्तता अनुपात की बात करता है तो उस केस में ये B को 2 बार लिखना होता है, यानी कि बीच वाले को 2 बार लिखते हैं। और फिर वही तरीका A × C बराबर B × B, ये आपको ध्यान रखना। ये खास तौर से इस पहले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है कि इतने हैं तो इतने कितने दिन में कब पूरा कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर आपका जो 91 वाला क्वेश्चन है वो इस पर आधारित है, ठीक है। कैसे, वो देखें आप। ये इसके अंदर जो इसने दिया है, क्योंकि
यहाँ कह रहा है ये कि हमारे पास में जो स्वयं सेवक है वो कितने हैं, 20, ठीक है ना। तो ये स्वयं सेवक और यहाँ दिन। आपको मालूम है कि स्वयं सेवक जो है अगर मान लो 20 है और वो 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 5 दिन में स्वयं कितने स्वयं सेवक पूरा करेंगे। ध्यान से अगर देखें तो हम इसको x ले लेंगे। तो ये एक खास बात ध्यान रखें, अब ये रिवर्स व्युत्क्रमानुपात जो होता है वो कब कब होता है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ व्युत्क्रमानुपात क्यों है, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि अगर स्वयं सेवक अगर बढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि दिन कम हो जाएंगे, मतलब कम दिन में अधिक मजदूर या अधिक लोग कम दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। इसलिए ये जस्ट उल्टा चलता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात भोजन के मामले में, ठीक है, कि अगर दिन है और यहाँ लोग हैं भोजन करने वाले, तो 10 दिन का जो है वो अगर मान लो 20 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है, तो अब अगर मान लो यहाँ पर अगर लोग बढ़ करके अगर 40 हो गए तो यहाँ यूनिक ये दिन भी बढ़ जाएंगे। मालूम है कि खाने वाले बढ़ गए अगर मान लो ये, तो आपके भोजन जो है वो कम दिन चलेगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, जस्ट रिवर्स चलेगा। तो भोजन के मामले में और आपको काम के मामले में है ना, ये भोजन वाला मामला है। जब भी भोजन की सामग्री की बात करता है और कार्य की बात करता है ना, कार्य की, तो ये जो सारे मामले हमारे किस में चलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए आपका ये जो क्वेश्चन है आपका पहला वाला, अब आप इसको देखें, यहाँ आपके जो लिखा था 20 स्वयं सेवक 8 दिन में, ये 8 दिन और ये 5, तो अभी जब ये रिवर्स हैं तो सीधी सी बात आप इसको कैसे करेंगे, ये चलेगा एक तरह से 20:x समानुपात 5:8। तो इससे ये क्या बनना, 5x बराबर 20 × 8, तो ये 5 से ये कटा 4 बार, तो x बराबर 8 चौक 32 आ रहा है। और ये आपके 32 इसके अंदर सही आंसर है। हमें खास तौर से बस यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर ध्यान रखना है कि कब तो वो व्युत्क्रमानुपाती होगा और कब वो समानुपाती होगा खास तौर से। और क्वेश्चन ही खास तौर से व्युत्क्रमानुपात पर ही पूछा जाता है और समानुपात पर भी कभी कभी आता है, जो आगे किसी पेपर में है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है और लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी, ये इसके अंदर टाइम बता रहा कि इतना टाइम में। तो ये आपका क्वेश्चन है समय, दूरी और चाल, ये वाला कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो फॉर्मूला बनता है ओरिजिनली दूरी बराबर चाल इंटू समय, और दूसरा जो इसी के अंदर बन जाएगा, अगर इसके अंदर आपको चाल निकालनी है मान लो, तो चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। और तीसरा इसी से बनता है, अगर आपको समय निकालना है तो ये चाल इसके अपोन में चली जाएगी, यानी कि दूरी बटा चाल। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है और इसका क्वेश्चन आपके बनता है। अब कोई विशेष बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जब आपको करने होते हैं तो इसका जो क्वेश्चन इसने पूछा है कि जोधपुर मतलब कुल दूरी को इसने बता दिया। देखिए दूरी यहाँ पर जो है डिस्टेंस वो है आपके कितनी पता नहीं, फिर चाल जो इसने बताई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बता रहा ये कितना 6 घंटे। तो सीधी सी बात है ये 6 घंटे। तो इससे आप चाल समय दे रखा है, ये चाल और समय दे रखा, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लें। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, मतलब 60 इंटू 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। मतलब कि ये कह रहा है कि आपके कहाँ से झुंझुनू से जोधपुर है ना,
झुंझुनू से जोधपुर की दूरी आपके आ गई 360 किलोमीटर। अब ये जाने में कह रहा है कि जो इसमें 6 घंटे ले रहा है, लेकिन अगली बार कह रहा है कि ये 4.5 घंटे में ही अगर पार कर ले, इसका मतलब इसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो अब की बार आपको दूरी तो ये यूज़ कर लेनी, और समय जो आपके पास में जो है वो 4.5 घंटे है ना, यानी कि 4 दूनी 8 ने 9/2 घंटे हो जाएंगे। तो अब इसने पूछा क्या है, यहाँ पर सीधी सी चाल पूछी है। देखो कि उसकी मतलब इतने कम टाइम में आ गया, इसका मतलब इसने चाल जरूर इसने बढ़ाई होगी, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें चाल वाला सूत्र लगा लेते हैं, ये वाला है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो ये हो जाएगा, अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी आपके 360 और समय आपके 9/2, तो ये 9 चौक 36, यानी कि 40 दूना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके इसका आंसर आ गया, आप देख लीजिए। और ये इसमें दे भी रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा सही आंसर है। तो कोई विशेष बात नहीं है, क्वेश्चन को खाली समझना पड़ता है कि वो पूछ क्या रहा है। आपके इससे बाहर वो कहीं नहीं जाएगा, इन फॉर्मूलों से बाहर वो कहीं नहीं जाएगा। एक और ध्यान रखना होगा हमें, ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर वो यूनिट अगर वो चेंज कर दे तो हमें ध्यान रखना होगा चाल को। उसके अंदर अगर मान लो उसने किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, जैसे मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको अगर आप मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो 1000 मीटर अपॉन 60 × 60 सेकेंड। और इसको अगर आप सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ अपने को थोड़ी ध्यान रखनी होगी, कन्वर्शन जो है अपने को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि देखिए ये अपने वो एक गांव की जनसंख्या दे रखी और पहले वर्ष में इतनी बढ़ोतरी, दूसरे वर्ष में इतनी कमी और तीसरे वर्ष में फिर बढ़ गई, तो वर्तमान जनसंख्या। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होना चाहिए, इसको P = P0 × 1 + R/100⁻n। ये P0 वर्तमान है और P जो है वो अंतिम यानी बाद वाला, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वाला, जो भी वाला, ठीक है ना। ये इसके अंदर अपने को 1, 2, 3 और 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। समझने की बात ये, यहाँ हमें ये इसमें गलती कहाँ होती है कि वर्तमान और अंतिम, या ये इसके अंदर मिस्टेक होती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 3 वर्ष पहले इतनी है, ठीक है, और उसके बाद में पहले वर्ष में, तो ये 3 वर्ष पहले और वर्तमान, 3 वर्ष पहले का मतलब आप यूँ कह सकते हो समझने के लिए कि 3 वर्ष पहले का मतलब ये हो गया वर्तमान। अगर मान लो 2022 से, तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 2021, 2020 और 2019, ये कहलाएगा। इसका मतलब 3000 ये जो पहले आ रहा है, तो ये आपके क्या हो गया P0, और जो बाद में आता है वो P हो जाएगा। तो 2019 आपका P पहले है, इसका मतलब P0 आपका ये क्या हो जाएगा 5, मतलब जो भी है 50,000। तो अब आपको अंतिम P निकालना है, इसका मतलब ये, इससे आप पहचान कर लें। हमेशा ही आपको ऐसे ही करना है ताकि मिस्टेक नहीं हो। तो ये आपके हो जाएगा, आप देखिए P = P0 यानी कि 50,000। अब इसको यूज़ कैसे करें, देखिए n का मतलब अगर ये डायरेक्ट 3 वर्ष दे देता तो यहाँ 3 लगा लेते, लेकिन ये अलग अलग बता रहा है। तो उस केस में अपने को पहले वर्ष की बात कर रहा है, पहले वर्ष में कितनी 5% की बढ़ोतरी। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आप समझ जाएं, बढ़ोतरी है तो 105/100। फिर दूसरे वर्ष में 10% घट गई तो इंटू 90/100, और तीसरे वर्ष में ये जो है 4% फिर से बढ़ गई, तो ये 104/100। ये आपकी जो कैलकुलेशन है आपको सोल्व करनी है, कोई विशेष बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। इसमें अगर वो पूछेगा तो या तो P पूछेगा या P0 पूछेगा। सामान्यतया तो इसके अंदर आपके जो सही आंसर है ये 49, 140 आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन में कोई विशेष बात नहीं है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को सामान्यतया
यहाँ पॉपुलेशन की बात हो तब ऐसे यूज़ करते हैं, और जब सामान्य संख्याओं की बात करें तब n = n0 × 1 + r/100 यूज़ करते हैं। ये इसका तरीका होता है। ये टॉपिक आपके प्रतिशतता वाला टॉपिक है, एक तरह से आप उससे करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर देखिए मैंने इसके पैटर्न के कुछ क्वेश्चन डाले यहाँ। 1 ग्राम की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, मतलब घटती है, और जनसंख्या 1444 हो तो 2 वर्ष पूर्व क्या थी। तो अब यहाँ पर सेम वही तरीका हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ जो इसने जो लिखा है कि 5% घटती है और 2 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, मतलब आप इसने 2 वर्ष पूर्व कहा है, तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया, 2022 यानी कि वर्तमान हुआ। तो ये 1444 दे रखा है, इसके अंदर ये देखिए 1444, तो 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2022 की दे रखी है, और 2020 की इसने पूछ ली, वो हमें निकालनी। तो ये तो आपके हो गई, देखो वर्तमान हो गई यानी कि अंतिम, और ये आपके पूछिए मतलब प्रारंभिक पूछ ली है। तो अब इस केस में ये क्वेश्चन P0 कैसे निकलेगा, आप इसी में पुट करें। तो वर्तमान दे दिया यानी कि 1444 = P0 ज्ञात करना, और इसके अंदर इसने क्लियर एक ही बात की दी कि ये 5% घटती है और 2 वर्ष की बात है। तो सीधा सीधा आप 95/100 कर लें, और इससे आपके P0 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1444 है, ये 44 × 100, और ये दोनों ही 95 जो है वो इसमें आ जाएंगे, और इसको आप सोल्व कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, ऐसे संख्याएं जब आती है ना, तो काटने में ये जो संख्या है ये 19 के पारे से कट रही है, तो पक्की बात ये भी 19 के पारे से ही कटेगी, ध्यान रखना। ये इसे आप वहाँ पे टाइम बचा सकते हो। ऐसे ही इसके अंदर और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिए वर्तमान 16,000 है और प्रति वर्ष 10% बढ़ते, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। इसी तरीके से ये 20% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद उसकी पूंजी इतनी है, तो वर्तमान पूंजी क्या हो जाएगी। बस ये P और P0 वाला मामला ये सब के अंदर देखो, इन चारों क्वेश्चन में एक जैसा पैटर्न है। तो आपको ऐसे पैटर्न को, प्रतिशतता वाला जो पैटर्न है, इसको जरूर आप सीख लें। देखिए अगला पैटर्न फिर चेंज हो गया है। ये 9/10 बेसिस से ये कह रहा है कि ये डायग्राम दे रखा है और इसने साफ इसने x की वैल्यू पूछी है। यहाँ आपको समझने के लिए मैंने इस डायग्राम को यहाँ फिर से बना लिया है। यहाँ इसने दे रखा है 30 डिग्री, और ये दे रखा है इसने x, और ये वाला एंगल दे रखा है इसने 95। बस ये सारी चीज़ें इसने दे दी है, और इस बेस पे इसने पूछा है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सीधी सी बात है, हमें इन चीज़ों को निकालना है अगर, तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसने एक बात कह दी है कि ये P और Q दोनों ही क्या है, पैरेलल है, ये और ये समांतर है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है वो समांतर और प्रतिच्छेदी वाला कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, समांतर रेखाएं। तो देखिए मैं इसके अंदर डायरेक्ट क्या करता हूँ, बहुत ही इजी काम। ये 30 डिग्री है, जल्दी जाने के लिए मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ, ये 30 हो गया। ये 95 है, मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, ये 95 है, ठीक है। ये x है, तो देखिए ये दोनों समांतर है, तो ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और ये संगत है तो ये भी बस x हो जाएगा। यानी अब हम कहाँ गए, त्रिभुज के अंदर। तो सीधी ऐसी बात होगी x + 30 + 95 = 180। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो गया, और इससे हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो आ रही है अपने कितनी, 55 डिग्री। तो हम जितना जल्दी अब यहाँ करने को, इससे आप इससे बाहर आ जाओगे, इससे इधर आओगे, ये नहीं लंबा हो जाएगा। आप तुरंत सब एक जगह, एक घर के अंदर हम इन सभी आंकड़ों से कैसे आ सकते हैं, वो हमें देखना चाहिए। देखिए 95 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDE, यानी एक जो त्रिभुज है वो आपके दूसरा त्रिभुज के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। मैं आपको बता दूं कि कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी बताने के लिए आपके पास में 3 चीज़ें हैं, और वो हमें याद रहनी चाहिए। कैसे, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं SSS लो, और ये क्या है, आपके पास में एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, त्रिभुज ABC और XYZ।
अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, है ना, मतलब त्रिभुज अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो इसके लिए जो एस 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 नियम भुजा 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 नियम वाला है वो आपके क्या होगा, वो आपके ए बी इक्वल टू एक्स वाई, बी सी इक्वल टू वाई जेड और ए सी इक्वल टू एक्स जेड, ये आपके होना चाहिए। यानी ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए और ये इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये ट्रायंगल हमारे एस 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 नियम से कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी जो बात आती है कि वो एस ए एस नियम, ठीक है, त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लिए सेम यहीं पर ए बी सी और एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर एस ए एस यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण है। तो मान लो भुजापन मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के, कब होगा, जब इसके अंदर आपके, इसमें भी आप इफ़ लगाएं या इम्प्लाइज कर रखा है वैसे इफ़ या इम्प्लाइज। तो ये यहाँ पे जैसे मान लो अगर ए बी भुजा एक्स वाई के इक्वल है, दूसरी बी सी भुजा आपके वाई जेड के इक्वल है, और तीसरी बात इसके अंदर जो एक और आनी चाहिए वो इन जो भुजाएं आपने लिए उनके बीच के एंगल भी बराबर होने चाहिए, एंगल वाई बराबर होना चाहिए। इसको बी को ए बी सी और वाई को एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स कह सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर अगर हुए तो आपके ये लॉ काम आएगा। फिर आशा नियम, यानी वही उसी तरीके से आपके दो ट्रायंगल जैसे आपके ए बी सी और एक्स वाई जेड, अब इसके अंदर दो कोण और उसके पास वाले, जैसे मान लो मेरे एक भुजा बीच में, सपोज मैं इस भुजा और इस भुजा को अगर ले लूँ तो आपके इसमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के, कब, जब इसके अंदर ए यानी पहले भुजा ले लो आप बी सी इक्वल टू वाई जेड होगी, और दूसरी बात दो कोण, कोण बी बराबर कोण वाई और कोण सी बराबर कोण जेड होना चाहिए। यानी ये भुजा है, इस भुजा और इस भुजा को ले लीजिए बराबर है, तो इस भुजा पर जो कोण बन रहे जिनको अपन आसन्न कोण कह रहे हैं, ठीक है, तो ये कोण इसके इक्वल होना चाहिए और ये कोण आपके इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही राइट मतलब RHS वाला भी जो रूल है तो वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसमें बहुत सारे हैं तो मैं अब इसमें एक जो क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ, तो ये आपके त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपके इसने कौन सा बताया एफ डी ई, क्रम का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। तो अब इसने कहा कि इसके अंदर ए बी 5 है, ठीक है, ये इसने 5 कर दी, और एंगल बी जो है वो आपके 40 है और एंगल ए है 80, ठीक है। बस ये वाला ये अपने एक भुजा और उसके ऊपर वाले कोण, तो यहाँ एक भुजा और इसके ऊपर वाले कोण हो गए, तो ये 5 है तो इसको ही 5 होना पड़ेगा, ठीक है, इसके इक्वल। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 40 है ये भी 40 होगा। लेकिन यहाँ इसने कोण ये वाला पूछा है, ठीक है ना, ये देखो इसने पूछा है कि कौन सा सही है, मतलब एक तरह से ये पूछ रहा। तो आपके इसके अंदर इसने क्या कहा डी मतलब DF 5 आ रहा है, तो ये DF 5 और एंगल E जो है 60 डिग्री है वो इन दोनों से आपके निकल जाएगा। तो आप इसमें एंगल इसको आप लिख दें 60 डिग्री, ये आपके इसके अंदर पूछा है। तो इससे हम अपने आप यहाँ तक जा सकते हैं भुजा पर, और उसके बाद इन दोनों कोणों से तीसरे कोणों पर जा सकते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन 95 वाला कंप्लीट हुआ। आपको ये ही थ्योरी कंप्लीट रखनी है, सर्वांग सम वाला अगर टॉपिक आता है तो इस थ्योरी से आपको बाहर नहीं जाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ठीक है, तो हर आपको हर ले लें आप, मान लो या अंश आपके ये, तो हर जो है अंश से 8 अधिक है तो अंश आप x ले लें तो ये आपके ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अंश में से 17 जोड़ने पर
तो ये अंश में 17 जोड़ लो, ठीक है, और हर में से 1 घटा लो, तो x + 8 - 1 यानी कि ये भी 7 रह गया। और अब ये कह रहा कि ये क्या हो जाएगा 3/2। तो इसको आप अगर आप सोल्व करोगे तो कोई विशेष बात नहीं, सिंपल सा काम है। ये आपके जो x की जो भी वैल्यू है, ये कह रहा परिमेय संख्या पूछी है, ठीक है ना। तो इससे आप x की वैल्यू इसमें क्या आ रही है आपके जो भी इसमें आएगी, और फिर x की वैल्यू निकाल करके ना आप वापस अंश बटा हर जरूर करें, तो इससे आपकी ये सही ऑप्शन ए आ जाएगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन देखें आप 127 वाला। छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। यानी आप पहले बात तो अगर ध्यान से ऑप्शन ये इसने खास बात की वर्ग, और जब ये बात कह दी है तो इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके सबसे पहली बात तो ये वर्ग संख्या हमारे पास में जो एक बच रही है ये 1764 बच रही है। इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम आपके आ गया लास्ट में ये 42, और 42 इसने कहा कि वर्ग करें तो 42 का जो स्क्वायर होगा है ना वो आपके 1764 होगा। इसका मतलब यही आपके एक छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, रिक्वायर्ड नंबर। ये आप कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो आप देखें 128 वाला कि द वैल्यू ऑफ दिस। मैंने ऐसे क्वेश्चन की जब बात करें तो मैंने आपको बताया है कि आपको 1 से ध्यान रखना है, 1 से लेकर के 1 तो 30 तक के आपको स्क्वायर याद रख लेने, और 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से आप 10 तक आप क्यूब याद रख लें। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे 1 या 8/0.00 देखिए 216 जो होता है वो 6 का घन है, और ये इधर ये हो रहा है। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि हमारे इसमें से 1 0 कम हो जाएगा, है ना। तो वास्तव में ये क्या बच रहा है 2 बटा और 3 0, तो हमारे इसमें से 3 में से 1 0 बचेगा और 216 का 6 हो जाएगा। तो ये 0 पॉइंट आपके क्या बना 1 0 है ना, तो ये 0.06 बनेगा। और इधर 343 जो होता है वो 7 का होता है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ प्लस 0.07 हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं। और इसको आप भले सोल्व करें तो 3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाते ये 0.03 प्लस 0.07, तो आपकी ये 0.01 मतलब 0.1 नहीं 0.1 आ जाएगा आंसर। तो ये इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। बस शर्त ये है कि इसके अंदर ध्यान रखना है खाली वो पॉइंट ऊपर नीचे करने में, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 129 वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई आपके पास में एक तरह से ये सरल ब्याज का सवाल है, साफ साफ बात है। तो इसके अंदर आपको मूलधन भी दे रखा है 25,000 और समय दे रखा है वो आपके 1 वर्ष 6 माह, है ना। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसने, तो एक तरह से 1.5 वर्ष हो गया, ठीक है। और दर जो हो गई वो 12%। तो यहाँ इसने कहा कि वह कितना धन लौटाएगा इतने समय बाद, यानी कि साफ साफ इसने मिश्र धन पूछा है। अब आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि एक 2 फॉर्मूले इसके अंदर ध्यान रखने, और कुछ भी नहीं। एक तो आपको साधारण ब्याज I = P × T × R/100, और दूसरा आपको याद रखना है A = P + I, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इन 2 फॉर्मूलों से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ कितना धन लौटाएगा, तो सीधी सी बात है, आप इसके अंदर पहले I निकाल लें और फिर इसके अंदर P जोड़ दें। तो सीधी सी बात है, पहले अगर आप I निकालते हैं इसके अंदर तो I क्या हो जाएगा, इसके अंदर P × T × R 25,000 × T यानी कि 3/2 और 12%, तो ये नीचे 100। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 6, ये 0 कटा, और 25 75 या 6 18 करके मैं इसको ये कर लो मल्टीप्लाई, तो जो भी आएगा इससे इसको आप क्या करेंगे A निकालना है, तो P आपके पास ये आ जाएगा और I आपके पास ये आ जाएगा, और ये सोल्व करते ही आपके पास जो इसका आंसर आएगा 29,680। ध्यान रखना है हमें निकालना क्या। अच्छा एक बात, ये सवाल तो सिंपल था, कोई कर सकता है। आप जब ब्याज वाले सवाल करते हो तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इसके अंदर खास ध्यान रखना है 73 का पहाड़ा, है ना, वो भी खाली 5 तक, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। कैसे,
73, 146, 219, 292 और 365। ये आपको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम। क्यों? क्योंकि आपको जो समय निकालना पड़ेगा। अभी तो इसने समय दे दिया साफ साफ, लेकिन अगर वो कितनी बार जो समय देता है आपको दिनों में देता है कि 10 फरवरी 2019 से 20 मार्च करके और 2022 के देगा, कुछ भी कह देगा, तो उस केस में आपको ये जो दिन निकालने पड़ते हैं। तो दिन निकालने के बाद सपोज़ आपके जो दिन आएंगे वो दिन आपके ज़रूर क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको ज़रूर दिनों की संख्या जो दी जाएगी वो कोई ज़रूर जो योग आएगा, ठीक है ना, वो आपके इनमें से कोई भी एक संख्या आएगी। जैसे आपके 146 आ गया तो अब आपको इसको वर्ष में बदलना है क्योंकि ये तो है डेज, ठीक है ना। तो इससे आपके 146 में 365 का भाग लगाओगे तो ये आराम से कट जाएगा। 73 दूनी 46 और 73 15 365, तो ये 2/5 ईयर आ जाएगा। आपको इस तरीके से फिर ये आपको टी की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो आपके इजी हो जाएगा। इसलिए आपको 73 का पहाड़ा सरल ब्याज वाले सवाल में घर पे ही 5 तक याद करके जाना, ये संख्या आपको याद रहनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो 130 वाला, ये लाभ हानि का सवाल है। लाभ हानि वाले सवाल जब भी करें तब उसके पहले कुछ चीज़ें आपको पहले ही ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना, लाभ हानि वाले सवाल जब भी करते हो तो आपको कुछ चीज़ें, जैसे सवाल में दिया है 20% लाभ, इसका मतलब आपके क्रय मूल्य आपके 100 मान करके और विक्रय मूल्य डायरेक्ट दिमाग में ये दो मूल्य 20% लाभ का सीधा अर्थ है कि क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 120, ये मान के चलना है। दूसरी बात, अगर 20% हानि की बात करें तो आपको सीधा सा क्रय मूल्य मान लेना है, 100 फिक्स रहेगा, लेकिन विक्रय मूल्य जो बनेगा वो आपके 80 हो जाएगा। लाभ और हानि में जब भी सवाल में कहीं पर 20% हानि या लाभ दे रखा हो तो लाभ में आपको ये दोनों मूल्य याद रखने, हानि है तो ये याद रखने। वो जरूरी नहीं कि 20, अगर यहाँ 15% हुआ, ठीक है, तो यहाँ 100 और 115 हो जाएगा। यहाँ 15% हुआ तो 100 और 85 हो जाएगा। मतलब हानि में घटा लेना और लाभ में जोड़ लेना, ये आंकड़ा आपके बदल सकता है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तीसरी बात जब भी आती है वो भी साथ साथ बता देता हूँ मैं, वैसे वो इसमें नहीं पूछी है, लेकिन अगर आपके 20% कमीशन दे रखा है तो उस केस में कमीशन का सीधा संबंध, क्योंकि लाभ हानि की बात करें तो क्रय विक्रय ही होगा, सीपी और एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लेकिन कमीशन की जब बात करता है तो उस केस में आपको याद रखना होगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दो मूल्य आपको हमें याद रखने हैं। अंकित को 100 मानना और विक्रय वहीं आपके हमेशा क्योंकि डिस्काउंट है तो 120 कम हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा के लिए लाभ हानि में याद रखनी है। इन चीज़ों से आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। कैसे? जैसे आप देखिए, अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ। यहाँ देखिए 2 पंखों की बात कर रहा है और ये 15% लाभ और दूसरे पर 8% हानि। इन दोनों का अर्थ आप सीधा जानते हो। 15% हम पहले की बात करें, पहला पंखा, तो पहले पंखे के लिए 15% लाभ, मतलब आपको मालूम है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपके 100 है तो 15% से आपके ये हो जाएगा 115, और अब 100 इन क्रय और विक्रय के लिए 2500 रुपये ये क्रय मूल्य है। तो ये पहले पंखे के लिए, तो ये ज्ञात करना, आप एक तरह से इसको x लिख दें यानी कि विक्रय मूल्य, तो ये x आपके क्या आ जाएगा 100। हमेशा ही ये ऐसे बना लें, ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आएगी। तो 100 और ये 115 और ये 2500, तो ये आपकी x की वैल्यू होगी। और दूसरी कंडीशन में 8% हानि कहा इसने, तो 8% हानि के लिए भी सेम ये इस प्रोसेस मैंने यहाँ अपना, देखो सेकेंड पार्ट के लिए क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 92 हो जाएगा। और इधर आपके क्रय मूल्य जैसे 2500 लिखा वैसे ये 2500 और ये y लिख दिया,
तो हमेशा y के सामने वाली संख्या बटे में कर दो, तो ये सेम ऐसे ही नीचे से निकाला ही है, 2300 आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो आपके ये आपके कुल विक्रय मूल्य जाएगा। तो कुल विक्रय मूल्य आपके 5175 आ रहा है और कुल क्रय मूल्य 5000 हो जाएगा। कैसे? ये 25,000, ये क्या नाम है अपने दिया ना 2500 है ना, तो 2500 तो ये हमारे पास आ गया। ये तो कुल आपके CP और ये कुल आपके SP आ जाएगा, सॉरी ये SP और ये CP। तो इससे आपके ये क्रय मूल्य बटा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये 3.5% आ रहा है। आपको हमेशा हमेशा बस गलती होती है आपके यहाँ पे होती है कि ये अपोन ऊपर नीचे क्रय विक्रय मानने में दिक्कत होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा ही इस प्रोसेस को ध्यान में रखें। तो इससे मैंने ये आराम से निकाल लिया, 3.5% आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 588 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है। 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक टांका खोदा जाना है। अब उस खेत में खोदना, कहाँ खोदना, बीच में खोदना, साइड में, कहीं भी वो पता नहीं है। ठीक है, तो अपन अपने हिसाब से करें। ये कह रहा कि इससे जो मिट्टी निकली है उसको बाकी जो शेष भाग के अंदर समान रूप से फैला दिया है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए 588 मीटर लंबा हो गया, 50 मीटर चौड़ा हो गया एक खेत। अब इसके अंदर क्या किया कि इसने 30 मीटर मतलब 30 × 20 × 12 मीटर का गड्ढा खोद रही है ना, इस तरीके से। और यहाँ से मिट्टी निकाल के वो कहाँ डाल रहा है, इसमें डाल रहा है। तो ये कितना ऊपर चढ़ेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी बात आपके ये इसका जो आयतन होगा है ना, कितना 30 × 20 × 12, ये आयतन क्योंकि मिट्टी निकाल के इसमें बिछाई है, तो अब इसका आयतन हमें निकालना। इसका आयतन निकालने के लिए ये आपके मैंने मिट्टी इसमें ले ली, तो अब इसका आयतन जो है इस पर बिछाई गई आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन तो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई 12 मीटर थी, इक्वल टू, ध्यान देना मैंने इसका आयतन निकाला पहले 588 × 30, ठीक है, और गहराई मतलब कितना ऊपर चढ़ेगा, मान लो वो x ऊपर चढ़ेगा तो मैंने इंटू x कर दिया है ना, घनाभ बनेगा ना, घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, दोनों में। इधर फिर इसका आयतन मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो दूसरे वाले का जो लिया मैंने वो इसमें से 588 में से कितने कम हो गई लंबाई, 30 कम हो गई, तो 558 × 20 आपके ये हो गया। और इसकी जो ऊंचाई चढ़ेगी वो x दोनों में सेम चढ़ेगी। अब इसमें से x कॉमन ले लिया और ये इसको सोल्व किया, देखो फाइनल 10 भी बाहर ले लिए, दोनों में 10 आ रहा था ये, ठीक है, सोल्व किया तो ये आ रहा। और इधर आपके क्या है 30 × 20 × 12, तो देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, और इससे आपके x जो आएगा वो 0.25 मीटर आ रहा है। तो फाइनली आपके जो इसके अंदर आंसर आएगा वो 25 सेंटीमीटर। ये आपके इसके अंदर आंसर दे रखा है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है ये 132वां बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। विमाएँ 60, 54, 30 दे रखी घनाभ की, घनाभ के अंदर 6 सिंह भुजा के कितने घन। इसने देखो कुछ चेंज भी नहीं करना आपको, तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कर दो, तो कुछ नहीं है आपके 60, 54, 30 बटा 6 × 6 × 6, तो ऐसा करते आपके ये 450 आंसर आ जाएंगे। ये एक पुरानी बुक है जो 8वीं की चलती थी, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर सीधा सा, तो कोई विशेष बात नहीं, आपको इसके ये आ जाएगा 450 आंसर। देखिए ये आपके दे रखा है माध्यिका बहुलक से जुड़ा क्वेश्चन है, और ये बारंबारता से अधिक और से कम वाली, ध्यान किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या पूछी है, वो भी कितने 60 किलोग्राम से कम। आपको पता है 4 और 5 9, अपन CF कैसे निकालते हैं, CF वाला तरीका इसके अंदर 4 5 9 9 और 10 19 19 और 7 26, और ये 60 आ रहा है इसके अंदर, तो 60 से कम जो है इसके अंदर ये शामिल होगा। इसके अंदर गलती नहीं हो जाए, आप ध्यान रखना कि इसके अंदर 60 यहाँ है तो आप इसको शामिल मत कर देना, या फिर यूँ नहीं हो खाली इन तीनों को लिख दो, क्योंकि हो रहा है 4 5 9 और 10 19, तो खैर इसके अंदर है ही नहीं है ऑप्शन, लेकिन आप 7 को शामिल कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके अंदर 26 और 7 कितने होते हैं, 7 और 6 13, वो भी इसके अंदर ऑप्शन है ही नहीं। तो बढ़िया अच्छा हुआ आप इसके अंदर आगे से आगे, क्योंकि इसको आगे से जोड़ोगे ना, 4 पे 4 4 5 9 9 9 10 19 19 और 7 26 है ना, CF जो निकालते हैं उससे है ना, कैसे 4 का 4 और
4 और 5 9, 9 और 10 19, 19 और 7 26। तो ये यहाँ पर आपके लास्ट ये आंसर आ रहा है। तो आपको ये से कम वाला तरीका याद रखना है, से अधिक वाला भी है। तो ये कॉमन चीज़ है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हालांकि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा माध्यमिक वाला, उसके अंदर अपन देखेंगे और भी पेपर्स हैं उसके अंदर हिसाब से। अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए क्लियर, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। और पाई चार्ट के क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा है और ऐसे ही पूछे जाते हैं। बस ध्यान रखना कि मैं निकालना क्या है। सबसे खास बात ध्यान से अगर देख लो आप, ये जो दे रखा है आपको मालूम है कि एक पाई चार्ट जो बनता है वो इस तरह से सर्कल के अंदर बनता है। और आपको ये एक पूरा चक्र जो होता है ये, यानी कहते हैं केंद्र पर अंतरित कोण 360 डिग्री होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके तो अब ये यहाँ से इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। तो अपने को इन सब का योग 360 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये 54, 72, 36, 160, 108 दे रखे हैं और मजदूरी वाला कॉलम खाली। और इसने पूछा कि मजदूरी पर कितने व्यय किए। आपको पहले ये निकालना पड़ेगा इन सब को जोड़ करके, जो इसने निकाल रखा है। कैसे? 54 प्लस 72 प्लस 36 प्लस 108 और प्लस x बराबर 360। तो इससे आपके जो x आ रहा है वो कितना आ गया? 100 आ गया ये। यानी ध्यान से देखना है, 100 जो है मजदूरी वाला पोर्शन, ये कितने में से है? ये 360 में से है। ये तो पूछा देखो 100 360 में से, ध्यान रखना ये सारे 360 में से हैं, क्योंकि डिग्री वाला डिग्री में से ही होगा। 100 डिग्री है तो ये डिग्री में से। अब इसने पूछा कि 2 लाख रुपए अगर कुल बनते हैं तो उस केस में आपके ये 2 लाख रुपए आप यहाँ डाल दें। कितने जीरो है? 4 5 जीरो है, लगा दो। तो उस केस में आपके ये डायरेक्ट इसके अंदर सीधा जो आ रहा है आंसर, आराम से आप इसको कर सकते हो। यहाँ ये ध्यान रखना, ये संख्या पूरी पूरी कटेगी नहीं, और कटेगी नहीं तो चक्कर में पड़ जाते हैं। लगभग ये कोई 5.5 लाख ऐसा कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये इसके अंदर जो भी आ रहा है इसके अंदर, और फिर इसके बाद में 0 से गुना होगा तो ये 50,000 आएगा। यानी ये 55 का आंकड़ा बैठ रहा है, तो आपके ये 50,000 रुपये सही आंसर होगा। पूरा पूरा कटने का वेट मत करना इसके अंदर। अगला प्रायिकता का सवाल है। देखिए, एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदें हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या क्या होगी? सीधी सी बात है, हमारे पास जो रेड है 15 है और ग्रीन है वो x है, तो कुल हो जाएगी 15 + x। कोई विशेष बात नहीं। पी हरी 1/6 दे रखा है और ये x/15+, क्योंकि हरी x है तो कुल x/15 + x हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके 3 आ रहा है, और ये आपके सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 136 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो घातांक वाला है और इसको खाली सिंपल हल करना है। तो आप एक काम करें, पहले माइनस माइनस वाले जिनको ऊपर नीचे कर दें। जैसे मान लो ये 30 पावर -5 ऊपर है, तो आप इसको नीचे ले आएँ 30 पावर 5। और 625 है तो आपको पता है कि इसको आप 5 पावर 2 कह सकते हो। और ये 6 पावर -5 है तो आप उसको ऊपर ले जाओ, और इधर 5 पावर 12 हो गया। तो देखो आधा काम तो ये यहीं पर हल हो गया। आप चाहो तो इसको मतलब इसको सोल्व करने बजाय इसको आप ऐसा करो, ये 6 हैं, 6 रहने दो आप, 6 पावर 5 और 5 पावर यहाँ कितनी रह जाएगी? 2 कम हो गई तो 10। और नीचे यहाँ पर आपके 30 है तो ये 6 × 5 कर सकते हो, तो 6 पर पावर 5 और 5 पर पावर 5 हो जाएगा। तो ये आप कैंसिल, और ये खाली क्या बचा? 5। तो 5 पावर 5 बच रहा है इसके अंदर। ये यहाँ पर ये 625 था तो इसको आप 25 पावर 2 लिखोगे, है ना। यानी कि एक तरह से ये 5 पावर 4 हो जाएगी। तो 5 पावर 4 से आपके यहाँ पर जो बचेगा कितना? 6 बच रहा है, 4 कम हो जाएगी, मतलब इसके अंदर 8 है ना। और 8 में से ये 5 और चले गए तो 5 पावर 3 बचा, यानी कि 5 × 5 या 5 × 5 यानी कि 125 इसके अंदर आ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो कोई विशेष बात है नहीं। फिर अगला जो है घातांक वाला क्वेश्चन है, 6 पावर 2x + 1 भाजक 216 = 36। तो x का मान पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो हम करें तो इसके अंदर कुछ नहीं, 6 पावर 2x + 3। आप देखो ये सभी 6 की उस पावर में आ रहे हैं। तो 6 पावर 2x + 1 भाजक 6 पावर ये कितना होता है? 216। 6 × 6 × 6 यानी कि पावर 3, और ये 6 पावर 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप इसके नीचे भेज दें डिवाइड में,
तो ये 6 पावर नीचे आएगा तो 2x माइनस 2 बच जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, और इधर आपके 6 पावर 2 आधार समान है तो आपके घातें भी समान होगी। ये 2 उधर भेज दिया तो आपके x का मान कितना आ गया 2। ये देखिए आप बिल्कुल आपके ऑप्शन में आ रहा सही आंसर, ये 2 ऑप्शन में सही दे रखा है। देखिए अगला एलजेब्रा वाला क्वेश्चन है कि कह रहा कि इसमें से इसको, ये कह रहा ना कि इसमें से इसको घटाना है, तो साफ 3x वही में से अगर ये घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। चिन्ह बदलना, घटाने में सबके चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो 3xy प्लस का और 4xy प्लस का तो 7xy हो गया, 2y² प्लस का और इधर -7y² तो -5y² आएगा, 2x² माइनस का और इधर इसको ये प्लस का हो जाएगा तो 5 में से दोगे 3 तो प्लस का ही पहला वाला से हो जाएगा। यानी खाली घटाने में ध्यान रखना, चिन्ह बदलने पड़ते हैं और सजातीय राशियों में से घटाया जोड़ा जाता है। फिर यहाँ इसने गुणनखंड कहा है तो 9a² माइनस 9ab माइनस 40b², तो इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं गुणनखंड। भले आप रिवर्स भी ले सकते हो और भले इधर से ले सकते हो, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर इसके अंदर जो है अगला देखिए ये x² प्लस 7x प्लस 10 भाजक x प्लस 2, क्लियर लिख रहा है कि ये x प्लस 2 से ये पूरा भाग जाएगा। अब इसमें ये देखना है कि इसका भाग देने का मतलब क्या हुआ। इसमें देखो कितना इजी कर दिया है, 2 का 10 में भाग 2 5 बार जा रहा है तो 5 तो और किसी में आ ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है। तो आपके ऑप्शन जो है डी ही करेक्ट हुआ, सीधी बात है। बहुत सारे ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसने। तो ये इस तरीके से मैथमेटिक्स का जो इसमें जो आपके 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन आपके इसमें मतलब मेन क्वेश्चन जो मैंने ले लिए हैं, पेडागोजी वाला पोर्शन बाकी है। ये 30 क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं और इसकी जो इससे जुड़ा जो टॉपिक्स हैं वो मैं इसी तरीके से अब हर पेपर में से चलूँगा। तो जैसे किसी में ब्याज वाला पोर्शन, जैसे मान लो इसमें मैंने कम बोला तो उसमें जो ब्याज वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर मैं उस ब्याज वाले पोर्शन को और जो बाकी बचा है वो उसको पूरा कर दूंगा। अलजेब्रा के अंदर भी ऐसी सिस्टम है, मैंने इसके अंदर कम बताया, इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और वो मैं बता दूंगा, लेकिन वो अगले वाले पेपर में जो मैथ्स के का कंटेंट है मैं उससे लूँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपके जो आने वाली रीट और सीटेट सभी तरह की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस सोल्व करने हैं ताकि कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 वाला। ये कह रहा है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग इज, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव परीक्षण की बात कर रहा है। ऑप्शन है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, वैधता का अभाव। क्लियर दिख रहा है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो व्यापक होता है, विश्वसनीय भी होता है और वैध भी होता है। अभिव्यक्ति का अभाव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं या फिर ट्रू फॉल्स टाइप के होते हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं या फिर इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप अभिव्यक्ति जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती। मन की जो बात है, कोई भी जो टेस्ट देने वाला होता है वो मन की बात उसके अंदर नहीं लिख पाता, इसलिए आपके इसके अंदर ये दोष माना जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की ये जो वर्ड है व्यापकता, यानी कॉम्प्रेहेंसिव है जो है वो जो पूरा इसमें बैठ नहीं पा रहा है ना, कॉम्प्रहेंसिवनेस। तो व्यापकता कैसे नहीं होगी, यानी जो टॉपिक आपको दिया है, जिस कंटेंट में से आपको पेपर छांटना है, ठीक है ना, वो जो पेपर उस पूरे कंटेंट को कवर करे, उसमें से कोई टॉपिक यूनिक है आप थोड़ा सा पार्ट आपने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहलाता है व्यापक। वो एक तरह से होल कह सकते हो, है ना, होल कंटेंट लिया जाए, है ना। फिर विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि वो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी या रिलेटिबिलिटी कहते हैं, दो ही एक ही बात है। तो विश्वसनीयता का अर्थ सीधा सीधा है, इसके लिए मैं एक वर्ड और ले लेता हूँ, संगतता, है ना, यानी कि कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आपने किसी एक खास कंटेंट को लेकर अगर आपने किसी परीक्षार्थी का टेस्ट लिया है
और आफ्टर 14 डेज, है ना, 14 दिन बाद वही टेस्ट फिर से लिया जाए। अब दोनों में आपको सहसंबंध देखना है, ठीक है ना। अगर उसमें कोई फर्क नहीं आता है मतलब वो टेस्ट जो है विश्वसनीय कहलाएगा। थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर, यानी अलग अलग जगह मतलब ये लिया जाए एक टेस्ट, मतलब अलग अलग टाइम पे, और उसमें अगर फर्क नहीं पड़ता है तो उस केस में वो विश्वसनीय कहलाता है। सीधी सी बात है कि जो विश्वसनीयता है मतलब उसके अंदर जो परीक्षण होता है उसमें प्राप्तांकों का जो मतलब एक इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आंतरिक संगतता। और परीक्षण को मान लो जैसे पर्याप्त समय दे करके दे लिया जाए तो, यानी जैसे मान लो 40 डेज, तो उसके बाद भी उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, करीब करीब समान अंक अगर उसको मिलते हैं दोनों ही टाइम में 14 डेज के बाद भी, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, विश्वसनीय। खास तौर से क्योंकि इन वर्ड्स के बारे में अपन बार बार चक्कर में पड़ते हैं, व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता, ये एक दिक्कत होती है। तो हमारे को ये चीज़ें नहीं हो, हमें इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मतलब विश्वसनीय का मतलब आप उसका टेस्ट अगर 10 दिन बाद लिया जाए तो भी मतलब वही हो। अब तीसरी तरफ जो बात है वो है वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि परीक्षण को मतलब बहुत ही मतलब वैलिड हो या उत्तम परीक्षण हो, उसके लिए आवश्यक है कि उसमें ये वैलिडिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यानी जब कोई परीक्षण ठीक उसी गुण या क्षमता को अच्छे ढंग से माप लेता है तो उस जिसके लिए वो बनाया है, यानी जिस गुण को आपको मतलब उसमें से बताना है, निकालना है उससे, अगर वो उसी को माप रहा है तो ये जो है वो वैध कहलाएगा, है ना, ये वैलिडिटी है। तो ये वर्ड आपको अच्छे तरीके से समझ लेने हैं और कुछ नहीं इसके अंदर, तभी जाकर के, क्योंकि इन वर्ड्स को तो वो छोड़ता ही नहीं है, हर एग्ज़ाम में वो इन चीज़ों को लेता ही लेता है। तो ये विश्वसनीय, वैधता, व्यापकता, ये वर्ड आपको अच्छे तरीके से पता हो। वस्तुनिष्ठ में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ये इसके अंदर ले जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 97 वाला कह रहा है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। तो यहाँ देखिए आपके जो सही आंसर है शुद्धता की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। देखो एक्यूरेसी की बात कर रहा, एक्यूरेट इन द एग्जामिनेशन, विभेदकारिता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। मैंने आपको बता दिया इन सभी वर्ड्स के बारे में। यहाँ सही आंसर है वैधता। देखिए वैधता के बारे में मैं फिर से बात करूँगा। ये जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी को एक बंदा है वैधता यानी एनास्टेसी, है ना, एनास्टेसी करके जो है एक अमेरिकी जो है साइकोलॉजिस्ट, और उसने क्या है कि वैधता को बताया है कि परीक्षण की वैधता से जो तात्पर्य है उससे वो क्या है, परीक्षण क्या मापता है और कितना अच्छी तरह मापता है। एक तो वोट जो मेजरमेंट करता है, दूसरा मतलब कितना अच्छे तरीके से मापता है, ये चीज़ इसके अंदर आती है। तो इसलिए हमें ये जो खास बात है कि वैधता की बात जो करनी है तो ये आपके इसके अंदर आपके परीक्षा की शुद्धता जो होगी वो वैधता पर डिपेंड करेगी, वस्तुनिष्ठता पर नहीं करेगी। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। मैं आपको बता दूं कि वास्तव में जो विश्वसनीयता है वो जो एक तरह से आत्म सहसंबंध है ना, विश्वसनीयता जो है वो आत्म यानी कि सेल्फ आत्म सहसंबंध है ना, सेल्फ कोरिलेशन कहते हैं ना इसको, कोरिलेशन। और ये जो वैधता है, वैधता जो है वास्तव में वो किसी बाह्य तत्व को मापता है, बाह्य तत्व के साथ में इसका जो सहसंबंध होता है, कोई बाह्य कसौटी ली जाती है। ये दोनों का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। जो ये एक तरह से सापेक्षता के ऊपर भी डिपेंड होती है, मतलब ये सापेक्ष बात के सिद्धांत पर काम करते हैं, सापेक्ष पद होता है ये, है ना,
ये अपने को ध्यान रखना होगा। जैसे कैसे, मान लो ये सिर्फ एक खास उद्देश्य के लिए वैध होता है। जैसे मान लो एक भौतिक परीक्षण है, भौतिक विज्ञान का कोई परीक्षण है, तो वो सिर्फ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ही ज्ञान मापने के लिए वैध होगा, अन्य उद्देश्य के लिए ये नहीं होगा। तो ये मैंने इसके लिए बता दिया चारों वर्ड्स के बारे में। तो हमें ये बात बस इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी होगी कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शुद्धता जो होगी वो वैधता की वजह से होगी, वस्तुनिष्ठता की वजह से नहीं होगी। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, दोनों में काफ़ी वो लगता है। नेक्स्ट 98 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है ना, ये जन एक्सरसाइज ड्रिल वर्क खास तौर से। तो क्लियर दिख रहा है, ये जो कह रहा है नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। तो गणना की बात कभी कभी क्या अपन बहुत डीप में चले जाते हैं तो उससे दिक्कत होती है। साफ कह रहा है कि अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य कि बार बार अपन सवाल क्यों करवाते हैं किसी से, हम बार बार लिख के प्रैक्टिस क्यों कराते हैं, ताकि उसके अंदर गणना संबंधी कौशल मजबूत हो जाए। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगमन विधि उपयुक्त है। आपको पता है सूत्र स्थापना के लिए, समस्या हल करने के लिए, या समस्या का हल खोजने के लिए, या समस्या का हल को समझने के लिए। तो आपको मालूम है कि सूत्र स्थापना के लिए ही होता है। आगमन विधि से अपन कोई भी सूत्र स्थापित करते हैं, सीधी सी बात है। फिर अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो पाठ्यवस्तु सब्जेक्ट मैटर हो मजबूत, उसके अंदर भाषा शैली अच्छी हो, पुस्तक की आकृति भी इतनी वजनदार ना हो, सब कुछ हो, तो ये इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये अपने इसके पेडागोजी क्वेश्चन है। 121वां जो क्वेश्चन है, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है ना, यूनिवर्सल जो बताती है, एक तरह से ग्लोबल सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो भाषा की जटिलता, भाषा की संक्षिप्तता, भाषा की एकरूपता, और में सभी क्लियर दिख रहा है कि भाषा की एकरूपता। भाषा की एकरूपता 4+4, चाहे अमेरिका में जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, 4+4 8 ही होगा, और ये एक कॉमन एग्जाम्पल हो गया इसका। अगला है गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तो खास तौर से इसके अंदर क्लियर दिख रहा है तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, और इनमें से सभी। तो कौन फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है 123, गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो वो होती है अपने विश्लेषण विधि, संश्लेषण, उसके अंदर अपन नियम और कानून बनाते हैं, सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं, तथ्य जुटाते हैं। प्रयोगशाला विधि अलग है, परियोजना प्रोजेक्ट विधि अलग है। जो विश्लेषण विधि है इसी के अंदर अपन अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। फिर है अगला द कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग मैथमेटिकल टर्म्स इन, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। सामुदायिक उद्देश्य पूछा है इसने, तो संज्ञानात्मक, भावुक, व्यवहारिक और कार्यात्मक। गणित पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एक कॉग्निटिव और भावुक और ये चीज़ें बने, बिल्कुल वो व्यवहारिक बनाने के लिए ही वो प्रोत्साहित करता है। तो खास तौर से इसका गणितीय पदों को परिभाषित करने का जो उद्देश्य है वो व्यवहारिक है, बिल्कुल व्यवहार में हम उनको समझ सकें और व्यवहार में हम उनको लागू कर सकें। 125 वाला कह रहा है बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है मैथमेटिकल एरर्स के लिए उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण और स्वभाव परीक्षण। तो गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए इसमें नैदानिक परीक्षण जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसके पेडागोजी वाले क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आपको ये अच्छा लगा हो तो आप CMPC यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और CMPC जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपको लगातार इस कंटेंट से संबंधी और किसी प्रकार के जो है अपडेट्स है वो लगातार आपको मिलते रहें। थैंक्स।